10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस दुनिया भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज बात मानवाधिकारों से जुड़े कुछ विषयों की करेंगे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे यूडीएचआर कहते हैं, बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया था। इस घोषणा में बताया गया था कि विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति के स्तंभ जो हैं वो मानव जाति के समान और अक्षम्य अधिकार एवं उनकी अंतर्निहित गरिमा पर टिके हुए हैं। साल 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया। सिद्धांतों के समूह को पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए एक नींव डाली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1993 को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाए जाने की घोषणा की। मानवाधिकारों के इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की जो रचना हुई थी वो दूसरे महायुद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों के साथ जिस तरह से बर्बर कृत्य और उन पर आपदाओं की बारिश हुई थी उसके परिणाम स्वरूप इसे किया गया था। इस घोषणा में उन तमाम सार्वभौमिक मूल्यों को मूर्त रूप दिया गया जो सभी संस्कृति, राष्ट्रों और क्षेत्रों में प्रचलित हैं, यानी जो सर्वमान्य है और माना जाता है कि वो मानव के लिए ज़रूरी हैं। उन तमाम मूल्यों को इसमें शामिल किया गया। इसमें उन तमाम अधिकारों को अधिसूचित किया गया जिनका हक इस धरती पर रह रहे हर मानव को है, बिना किसी नस्ल, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, राजनीति, संपत्ति, जन्म अथवा हैसियत के आधार पर भेदभाव किए बिना। इसीलिए इसमें कहा गया कि यह दुनिया एक परिवार है और इसके सभी सदस्यों को जन्मजात गरिमा और समान अधिकारों की मान्यता है और इसकी बुनियाद में स्वतंत्रता, न्याय और शांति है। जून 1946 में विश्व में हुए सबसे घातक संघर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं, वो उस समय नया गठित हुआ था। उसने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी। इसमें अलग अलग राष्ट्रीयता और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 18 सदस्य थे। मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र की स्थायी संस्था है और इसका गठन मानवाधिकार के डिक्लेरेशन की परिकल्पना और प्रारूप को तैयार करने के लिए किया गया था। आयोग ने घोषणा के अनुच्छेद लिखने के लिए यानी घोषणा की बातों को लिखने के लिए एक विशेष मसौदा समिति की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता श्रीमती एलेनोर रूज़वेल्ट को सौंपी गई। 2 वर्ष के दौरान उस समिति की बैठकें 2 बार हुईं। इसके बाद समिति के साथ दुनिया भर के विख्यात विशेषज्ञ काम करने लगे। इसका पहला मसौदा पेश किया था संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में मानव अधिकार प्रभाग के निदेशक और कनाडा के जॉन पीटर्स हम्फ्री ने। यही मसौदा आयोग के लिए कामकाजी पाठ बन गया। मई 1948 में समिति ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो इस मसौदे पर मानव अधिकार आयोग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र की महासभा की तीसरी समिति ने आगे की चर्चा की। उसके बाद दिसंबर 1948 में इस पर मतदान हुआ और इस प्रक्रिया के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कुछ संशोधन किए और प्रस्ताव रखे। और आज मानवाधिकार की जिस सार्वभौम घोषणा की हम बात करते हैं, ये उसी का स्वरूप है। इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। इसके बाद भी 1948 से 1990 तक पूरे दुनिया में मानवाधिकारों के लिए आंदोलन हुए। जब पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए आंदोलन हो रहे थे तो उसकी शक्ति और ज़रूरत को पहचानते हुए भारत में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अस्तित्व में आया। 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से ये संस्था बनी और जल्द ही अध्यादेश की जगह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ने ले ली। इस कानून ने केंद्र और राज्यों में आयोग के गठन को मंजूरी दी। अगर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें कुछ स्थायी सदस्य होते हैं और कुछ पदेन सदस्य। स्थायी सदस्यों में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान का अनुभव रखने वाले 2 व्यक्ति होते हैं, यानी अध्यक्ष समेत कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और पदेन सदस्य की बात करें
तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं। ये स्थायी सदस्य 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इतने कार्यकाल के लिए रह सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपाध्यक्ष राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा, विपक्ष नेता लोकसभा और विपक्ष के नेता राज्यसभा शामिल होते हैं। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। जब इसके कार्यों को आप समझेंगे तो आपको मानवाधिकार भी समझ में आने लगेंगे। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति मानवाधिकारों के हनन के मामले की शिकायत करता है तो उसकी सुनवाई एनएचआरसी कर सकता है। किसी लंबित वाद के मामले में न्यायालय की सहमति से उसका निपटारा कर सकता है। किसी जेल या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था जहां व्यक्ति इलाज, सुधार या संरक्षण के लिए 4 दीवारी में रहते हैं, उसकी जांच कर सकता है और लोगों के जीवन सुधार से संबंधित सिफारिश दे सकता है। संविधान और अन्य कानून के संदर्भ में मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा कर सकता है और ऐसे प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की सिफारिश कर सकता है। आतंकवाद या अन्य ऐसे कार्यों के संदर्भ में मानवाधिकारों को सीमित करने की समीक्षा कर सकता है या उपाय सुझा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च होनी चाहिए, इसे प्रोत्साहित कर सकता है। मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों के दस्तावेजों का अध्ययन कर सकता है और उसके अनुपालन के लिए सिफारिश कर सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है और इसके लिए मीडिया, प्रकाशन, सेमिनार का प्रयोग भी वो कर सकता है। इसके अलावा एनजीओ और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। अब समझते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। शक्तियों की जांच हेतु उसका एक अपना स्टाफ होता है। राज्य या केंद्र के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवा लेने का उसे अधिकार है। शिकायत की पूछताछ के समय केंद्र या राज्य से सूचना या रिपोर्ट मांग सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जिसे याद रखना है वो ये कि घटना घटित जिस दिन होती है उस दिन से 1 वर्ष के भीतर ही वो जांच कर सकता है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित सरकार को या अथॉरिटी को मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश कर सकता है। संबंधित सरकार या अथॉरिटी को कह सकता है कि वो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि वो अपने अनुसार इस पर आदेश या रिट जारी करे। संबंधित सरकार या अथॉरिटी को कह सकता है कि पीड़ित को त्वरित राहत दे। अब बात करते हैं कि आयोग क्या नहीं कर सकता। देखिए, आर्म्ड फोर्स, बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्स की जांच की शक्ति इसके पास नहीं है। यह सजा नहीं दे सकता, केवल जांच की सिफारिश कर सकता है। इन सब के अलावा भारत के संविधान में मानवाधिकार की एक समृद्ध विषय वस्तु है, जैसे प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। संविधान के भाग 3 में जो समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार है, वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की एक लंबी सूची है जो मानवाधिकारों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत कहीं न कहीं मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानवाधिकारों को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े ऐसे अधिकारों को परिभाषित करता है जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में दिखलाई पड़ते हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल बेहद आसान है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी एक वैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वेतन भत्ता क्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं या केंद्र सरकार करती है। तो ये 2 सवाल हैं, इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता तो सर्च कीजिए और तब लिखिए। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।